ठीक। अच्छा, कोई क्वेश्चन भेजे हो ना ग्रुप में, वो देखे नहीं, आज हम बना देंगे। कोई एक स्टूडेंट भेजे हैं शायद, कल हम देखे थे रात में। आज इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम कंजर्व क्यों होता है, इस चीज को समझे थे, और उसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट आज देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। और एक कॉन्सेप्ट तुम लोग शूडो फोर्स का भी बोलना था, तो उसको इस बता देंगे। तो आज चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज होमवर्क देंगे, उसको करना, ठीक है। सर स्क्रीन ब्लैक कर दीजिए। इसमें एक्चुअली ब्लैक स्क्रीन नहीं हो पाता है, ये ना सिस्टम चेंज किए हैं, तो इसमें शायद अपडेट नहीं आईपैड, इसलिए कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ब्लैक स्क्रीन में, व्हाइट पे लेना पड़ रहा है। दिख जाएगा, हम ब्लैक पेन या रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिख जाएगा। दिख रहा है ना स्क्रीन? सबको सही से विजिबल नहीं हो रहा है क्या? बोलो। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो एक्चुअली पहले सिस्टम में लिखते थे ना, ये एक नया इसमें मतलब वो लेके गए सर लोग, ये दूसरा सिस्टम में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें व्हाइट स्क्रीन ही है, इसको ब्लैक करेंगे, अपडेट करना पड़ेगा। देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या हम लोग जानते हैं, मान लो यदि हम लोग दो पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर किए, पार्टिकल 1 ए और ये पार्टिकल बी है मान लो, ठीक है, दो पार्टिकल है। सपोज ये पार्टिकल इसका नाम हम लोग ए दे दिए, इस पार्टिकल का नाम हम लोग बी दे दिए। तो इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, दो जो पार्टिकल ग्रुप है, पहले भी इसको बताया शायद, तो ये जो ग्रुप बन रहा है, तो ये पूरा जो ग्रुप एक बना, ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इस ग्रुप को बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ टू पार्टिकल्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी क्या हो जाएगा, अगर पार्टिकल ए अगर बी पे फोर्स एक्ट करेगा, तो बी पार्टिकल ए पे फोर्स एक्ट करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ से। अच्छा, तो इसको हम लोग बोल देंगे इंटरनल फोर्स, ठीक है। ये इसका एक इंटरनल फोर्स है, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपस में अगर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे इंटरनल फोर्स। यानी कि मान लो लोग ऐसे लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड, ठीक है, बाय ए ऑन बी and that क्या हो जाएगा, and that by B on A, मतलब B अगर A पे अप्लाई करता है, is called इंटरनल फोर्स। इसको हम लोग इंटरनल फोर्स बोल रहे हैं, है ना, इंटरनल फोर्स। पहले भी हम एग्जांपल दिए थे। मान लो कि क्लास में तुम लोग क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हो 9 क्लास में, ठीक है, और आपस में हम लोग कोई सपोज आपस में लड़ाई हो रहा है या आपस में कोई गेम खेल रहे हैं, तो एक इंटरनल क्लास के अंदर है ना, तो इंटरनल फोर्स लग रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से बाहर से कोई एक फोर्स लगा दे हम लोग, सपोज मान लो ये हो गया इंटरनल फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा पार्टिकल लेके आए, सपोज ये पार्टिकल सी है, सपोज ये पार्टिकल सपोज सी हो गया, ठीक है, सी पार्टिकल है, इट इज आउट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। यही एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स का काम करता है। यही एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, अनबैलेंस फोर्स का काम करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग पॉइंट वाइज, इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, अनबैलेंस फोर्स का काम करेगा, या फिर सिस्टम को एक्सीलरेट कर देगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स ठीक कैन ओनली accelerate ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कैन ओनली एक्सीलरेट
समझ में आ गया? कैन ओनली एक्सीलरेट क्या कर सकता है? as the system can only accelerate the system, accelerate the system as a whole, पूरे सिस्टम को एक्सेलेरेट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। while internal force cannot, इंटरनल फोर्स कभी भी अनबैलेंस फोर्स की तरह काम नहीं करेगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कभी भी एक्सीलरेट प्रोवाइड नहीं करेगा, कभी भी सिस्टम में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। कौन सा फोर्स? इंटरनल फोर्स। कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, while इंटरनल फोर्स जो होगा वो कैन नॉट, वो नहीं कर सकता। बात समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट था अपना एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स का। तो हम लोग जब बात किए थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, हम लोग जब बात किए थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ठीक है, हम लोग जब बात किए थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, तो इसमें हम लोग क्या बोले थे? इसमें हम लोग ये बोले थे कि जो एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है वो जीरो हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए मोमेंटम क्या था? कंजर्व था। ये सही था हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग कंजर्वेशन का रिलेशन जो आया तो क्या था? वो आ गया था इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का m1 u1, इसको हम प्रूव कर लिए थे पिछले क्लास में, प्लस m2 u2, दिस शुड बी इक्वल टू m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2। ठीक है, ये हम लोग कंजर्वेशन था। समझ में आ गया? यही तो हम लोग कंजर्वेशन था मोमेंटम का। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कब? व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल फोर्स मतलब फोर्स व्हिच इज बेसिकली द अनबैलेंस फोर्स व्हिच कैन प्रोड्यूस द एक्सेशन एज अ एक्सेशन फॉर द होल सिस्टम। ठीक है, ये टर्म समझ में आ गया होगा। इसका कुछ एप्लीकेशन पार्ट भी पढ़ेंगे। उसके पहले टर्म डिस्कस करते हैं व्हिच इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स पता है क्या? बोलो। यस सर। इंपल्स बता दिए थे? यस सर। ठीक। फोर्स हाँ बोलो, क्या होता है इंपल्स? फोर्स इनटू टाइम। वो किसके बराबर आएगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का ग्राफ बताया था, उसका ग्राफ शायद बता नहीं दिए थे? सर, शायद अच्छा, नहीं बताया। नहीं बताया। ठीक है, देख लो और एक बार बता देते हैं। सुनो, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन फॉर्म में f को क्या लिखते हैं? f को लिखते हैं dp by dt, है ना? तो ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में। या अगर तुम नॉर्मली लिखोगे तो ऐसे लिखते हो डेल्टा p by t, दोनों में कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो f dt को यहाँ पे तुम लिख सकते हो डेल्टा p, या फिर ft को तुम लिख सकते हो डेल्टा p। ये हम लोग बिना डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्लास लेवल में डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो ये सीखो, ही ज्यादा बेटर है, नहीं सही सीखना है इसको। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन बोथ द साइड करेंगे तो एफ डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है। जिनको इंटीग्रेशन का मतलब नहीं पता वो बस इतना याद रखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, कैलकुलस में ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ डी टी का इंटीग्रेशन टाइम इंटरवल होगा 0 से t तक, और मोमेंटम का लिमिट देंगे इनिशियल मोमेंटम पी और फाइनल मोमेंटम पी एफ। ठीक, तो एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t होता है, एफ टी आ जाएगा, और p का डी टी का p हो जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो पी एफ माइनस पी आई, ये आ गया। इसको ऐसे नहीं करना है अगर तुमको, तो ऐसे नॉर्मली कर सकते हो, क्लास 9 में इस तरह करते हैं हम लोग। एफ टी इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब पी एफ माइनस पी आई, दोनों में कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो टर्म होता है इसको इंपल्स होता है, पहले भी हम बात की थी इसका। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इंपल्स। दिस टर्म इज कॉल्ड इंपल्स एंड दिस टर्म इज कॉल्ड योर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो जो थ्योरम होता है ये वाला, इस थ्योरम को हम बोलते हैं मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। ठीक है ना, मोमेंटम इंपल्स थ्योरम मतलब हमेशा मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल होगा, मतलब डायमेंशन वाइज इसका भी न्यूटन सेकंड होगा, इसका भी केजी मीटर पर सेकंड पर इनटू सेकंड यानी कि इनटू मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका भी न्यूटन सेकंड ही आएगा, डायमेंशन या यूनिट दोनों का। ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान लो हम लोग को ना फोर्स और टाइम का ग्राफ दे दिया, ठीक है, अगर अपने को फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो सपोज कि ऐसा यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं टाइम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो पहला केस के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं केस 1 के लिए, जहाँ पे हम लोग फोर्स को कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स ले रहे हैं। सपोज F इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट है, और केस 2 में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, केस 2 में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, सपोज केस 2 इस पे कोई वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, इस पे कोई वेरिएबल फोर्स है, यहाँ पे F, यहाँ पे टाइम, दिस फोर्स इज लाइक इस तरह वेरिएबल फोर्स, कोई भी वेरिएबल फोर्स ऐसे, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग को चेंज मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ अगर हमको कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है, फोर्स कांस्टेंट और टाइम है, तो अगर हमको इसके एरिया अंडर दिस ग्राफ लेते हैं शेडेड पोर्शन, ठीक है, तो दिस विल गिव अस चेंज इन मोमेंटम, ये हम लोग चेंज इन मोमेंटम दे देगा। तो ये जो एरिया हम लोग फाइंड करेंगे शेडेड पोर्शन का एरिया, दिस एरिया बेसिकली F इंटू टी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो रहा है, तो यही एफ टी जो देगा ना वो हम लोग को डेल्टा पी देगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम देगा। इस कंडीशन में अगर हम लोग को निकालना है, तो ये तो कोई रेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम लोग एरिया फाइंड कर ले फॉर्मूला लगा के, तो हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका टाइम है dt, और सपोज यहाँ का टाइम t1 है और यहाँ का टाइम t2 है, ठीक है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ f dt, और टाइम लेंगे फ्रॉम t1 टू t2, उनको इंटीग्रेट करके यहाँ पे ये भी चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा, या फिर ऐसे लिख दो, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा p, ठीक है, व्हिच इज pi टू pf। सो बोथ द केसेस, अगर लीनियर ग्राफ हो, मतलब कांस्टेंट फोर्स हो या फिर वेरिएबल फोर्स हो, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर द ft ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। सो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इससे कुछ अगर हम कुछ ऐसा फंक्शन दे दिए फोर्स का और टाइम दे दिए, तो तुमको बोले कि मोमेंटम निकालो, तो निकाल सकेंगे, हम लोग को जरूरत नहीं है कि मास और वेलोसिटी भी दे, सिर्फ फोर्स टाइम देगा उससे भी निकाल सकते हैं। मतलब समझ ही रहो, चारों टर्म में कुछ भी दिया रहेगा, वी कैन कैलकुलेट द मोमेंटम और द इम्पल्स, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कैसा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कुछ एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करते हैं इसका मोमेंटम का, कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, एग्जांपल या एप्लीकेशन जो भी बोल सकते हो, कंजर्वेशन मोमेंटम का, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका कुछ हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन पार्ट है वो है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, पहला जो टर्म है वो है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इसको रिकॉइलिंग ऑफ गन भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा हो जाएगा रॉकेट प्रोपल्शन, बोलो। propulsion of हाँ, रॉकेट प्रोपल्शन, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, वो दूसरा हो सकता है। तो चलो हम लोग दो एग्जांपल का डिस्कस करते हैं। तो रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है, जैसे मान लो कि कंसीडर करो कि कोई सिस्टम है, उस पे गन और बुलेट है एक सिस्टम पे, है ना, तो इनिशियल मोमेंटम का क्या होगा, सिस्टम का जीरो हो जाएगा, क्योंकि गन और बुलेट दोनों इनिशियल रेस्ट पे है। जैसे ही हम लोग बुलेट को फायर करेंगे, गन मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे कुछ वेलोसिटी के साथ, फायर करते तो गन मूव करता ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ, तो अब फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे सिस्टम का, वो भी जीरो होना चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ द गन जो ऑपोजिट डायरेक्शन पे ऑफ द बुलेट से, उसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। कैसे समझेंगे हम लोग, मान लो ये गन है अपने पास, ठीक है, सपोज ये कोई गन हो गया, ठीक है, और यहाँ हम लोग एक बुलेट लेते हैं, ये बुलेट हो गया। तो पहले पूरा सिस्टम, इनिशियल कंडीशन में तो बुलेट फायर हम लोग नहीं किए थे, तो पहले ये तो पूरा सिस्टम हो गया, ग्रुपिंग को क्या बोले, सिस्टम,
here gun and bullet is collectively known as system. ये गन हो गया और ये हो गया बुलेट, ठीक है. both are collectively known as bullet system, ठीक है. both are collectively known as system. so initial momentum system का जीरो हो जाएगा. अगर हम लोग कंसीडर करेंगे इनिशियल मोमेंटम उस सिस्टम का कितना होगा, जीरो हो जाएगा. दोनों रेस्ट पे है. क्यों जीरो हो जा रहा है? क्योंकि बुलेट भी अभी फायर नहीं किए और गन, ठीक है, गन, ये दोनों रेस्ट पे है. तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा. जब हम लोग उसको फायर करते हैं तो एक गन का कुछ मास है अपना. सपोज उसको हम लोग बोलते हैं कि मास ऑफ द गन इज m सफिक्स में g, मास ऑफ द बुलेट इज m सफिक्स में b, ठीक है. तो जब फायर करेंगे बुलेट तो ऐसे मूव करेगा ही करेगा एक वेलोसिटी v से, और गन भी अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेगा. इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी. बुलेट के वेलोसिटी से गन का वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स रहेगा, अपोजिट रहेगा. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे. ध्यान दो, यहाँ पे F एक्सटर्नल नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा. ये ग्रुप है दोनों. बुलेट एंड गन इज कलेक्टिवली अ ग्रुप व्हिच इज द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. वी कैन नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स फॉर दिस सिस्टम, सो द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट एज वी नो. नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा सिस्टम का, ये इक्वल हो जाएगा किसके साथ? ये इक्वल हो जाएगा फाइनल मोमेंटम के साथ. मोमेंटम, ठीक है, लिख लो. बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. मोमेंटम, तो अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको. इनिशियल मोमेंटम जीरो है और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस क्या होगा? मास ऑफ द बुलेट and velocity of bullet. इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करेंगे तो Vg का वैल्यू होगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी, गन का जो वेलोसिटी है. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में माइनस mb इंटू वीवी बाई mg. दिस इज कॉल्ड योर रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी. इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. तो ये है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है. एक एग्जांपल होगा रॉकेट प्रपल्शन का. रॉकेट प्रपल्शन का एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रपल्शन. सर एक्सटर्नल फोर्स में कैसे बनाएंगे? क्या एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा तो उस केस में कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स होगा तो मोमेंटम कभी कंजर्व थोड़ी ना होगा. एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होगा ना. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होगा तो ये रिकॉइल वेलोसिटी का कांसेप्ट आएगा ही नहीं, कि मोमेंटम कंजर्व होगा ही नहीं, ठीक है. कभी भी अगर तुम एक्सटर्नल लगा दोगे तो तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व कैसे रहेगा बताओ? उस समय सिस्टम एक्सीलरेट कर जाएगा, है ना. या फिर ऐसा बोल सकते हो कि देखो, हम लोग जानते हैं कि dp बाई dt होता है f. तो इसको तुम जीरो करोगे अगर ये एक्सटर्नल होता है, सेकेंड लॉ से इसको तुम जीरो करोगे तभी तो यहाँ पे p का डिफरेंशिएशन जीरो आता है कांस्टेंट का, तभी तो ये p कांस्टेंट आएगा ना. अगर तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो सिस्टम में मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं रहेगा. तब कुछ मोमेंटम चेंज होगा, तब तुमको इनिशियल मोमेंटम मान लो कुछ था, वेलोसिटी मास का प्रोडक्ट, और फाइनल मोमेंटम कुछ हो गया तो वहाँ पे वेलोसिटी बदल जाएगा, ठीक है. और एक्सटर्नल फोर्स लगाना मतलब क्या हो जाएगा कि बाहर से कोई आदमी आपको डिस्टर्ब करते, वो अपना फायरिंग कर रहा है, अब कोई उसको आके साइड बहुत जोर से उस पर फोर्स लगा दे, मतलब या फिर उस गन को फायर करे किसी दूसरे गन से, या उसको जस्ट उसको हिट करे. तो इस कंडीशन में रिकॉइल का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू इतना नहीं आएगा तब, ठीक है. तब जो है मोमेंटम जीरो नहीं रहेगा. शुरुआत का भी कुछ ना कुछ मोमेंटम फायरिंग होने से पहले ही मिल जाएगा और उसके बाद का मोमेंटम कुछ और मिलेगा, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा. तो मोमेंटम चेंज कुछ रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कभी भी उस समय जीरो नहीं होगा. पूरा सिनेरियो बदल जा रहा है, ठीक है. ये तभी पॉसिबल है रिकॉइल ऑफ गन जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को जीरो देंगे, यानी कि मोमेंटम जो कंजर्व है. और डेफिनेटली जब हम लोग गन चलाएंगे तो
हम लोग क्या करते हैं, पहले गन और बुलेट दोनों तो रेस्ट पे रहता है ना, जब फायर करेंगे तभी तो बुलेट मूव करेगा और गन भी थोड़ा बैकवर्ड जाएगा। ठीक, अच्छा सर हाँ बोलो। सर ये ऊपर में जो आप एक बताए थे ग्राफ जिसमें फोर्स वेरिएबल था, हाँ सर वो वाला फिर से बता सकते हैं आप? हम बता दे रहे हैं, ये वाला हाँ ग्राफ ना। सर, केस ओके 2। ओके ओके, देखो इसमें क्या है ना, फोर्स अगर वेरिएबल हो जाएगा ऐसे ऐसे कुछ कुछ, तो फोर्स वेरिएबल के केस में हम लोग एफ और टी का ग्राफ ले रहे हैं ना, तो मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि इसका एरिया निकालेंगे। तो 11th क्लास में तुम लोग एक कंसेप्ट को पढ़ोगे, 11th या 12th 11 में पढ़ोगे, एरिया अंडर द कर्व। उस पे हम लोग ना हमेशा जब भी एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये नॉन लीनियर ग्राफ है, तो एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे एलिमेंट्री पार्ट dt मानेंगे, ठीक है, और यहाँ का टाइम मान लो t1 है और यहाँ तक टाइम t2 है। तो अगर हम लोग को चाहिए फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट यानी कि एरिया, तो हम लोग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा f dt और टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा फ्रॉम t1 टू t2। तो दिस विल गिव्स अस डेल्टा p व्हिच इज कॉल्ड मोमेंटम, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आ गया? यस उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेट जैसे सीखते हो, इंटीग्रेशन जानते हो करने थोड़ा बहुत, बोलो जानते हो करने इंटीग्रेशन, बोलो सर, बताओ। थोड़ा बहुत जानते थोड़ा हैं। बहुत जानते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभी बता देंगे, कुछ कुछ जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं फिर, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को जल्दी से, तब तुम ही लोग बनाओ और फिर हम उसका एप्लीकेशन बताएंगे किसका, ये रॉकेट प्रोपल्शन का, ठीक है। चलो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन सब लोग। A gun having a mass of 5000 gram fires a 20-gram bullet at a speed of 500 meter per second. Find the recoil velocity of the gun. -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जांपल था बस, सभी का बन गया होगा, है ना। -2 मीटर पर सेकंड आएगा, बन गया ना सभी का। रिकॉइल गन का मतलब वही हो जाएगा, मान लो M1 V1 मान लेते हैं, बुलेट और ये मास ऑफ गन और मास ऑफ ये मान लिए, सॉरी M1 V1 मास ऑफ द गन इनटू मास वेलोसिटी ऑफ द गन, या फिर मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ द गन, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जो भी जिसको भी जो मान सकते हो। सपोज गन को V2 मान लेते हैं, ठीक है, सब वैल्यू दिया हुआ है, नेगेटिव हो जाएगा, सब वैल्यू दिया हुआ है, तो 0.02 इंटू 500 बुलेट का दिया हुआ है, तो गन का V2 मान लेते हैं, गन का 5 है मास, 5000 ग्राम मतलब 5 kg, और V2 अपने को निकालना है, तो V2 कितना हो जाएगा 500 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 5, ठीक, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 100, तो ये आ जाएगा आंसर हम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज द -2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
चलो सर अब हम लोग बोलो सर विदाउट रिकॉइल वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए गन को थोड़ा वेटफुल बनाया जाता है, हैवी बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, रिकॉइल वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं बुलेट गन को थोड़ा हेवी, हाँ गन को हेवी बनाना पड़ेगा, जैसे जितना गन का वेट ज्यादा होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतना ही कम आएगा, ठीक है। वो डिवाइड दे रहे हैं ना M2 से, तो हायर द मास ऑफ द गन लोअर विल बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अगर 5000 की जगह हम लोग 10,000 ग्राम लेते तो रिकॉइल वेलोसिटी 1 सेकंड का आता, 1 मीटर पर सेकंड आता। अगर हम लोग 20,000 लेते तो और कम आता। तो जितना हेवी गन बनाएंगे, इसलिए गन को थोड़ा हेवी बनाया जाता है, ये भी एक रीजन है। गन बहुत लाइट वेट नहीं बनता है। अगर तुम गन देखोगे और जो थोड़ा सा हेवी गन रहता है, जैसे मान लो बढ़िया गन, ठीक है, उसका वेट और ज्यादा होता है, मतलब मास नॉट वेट, मास और ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। अच्छा रुको एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं। एक और क्वेश्चन बना लो जल्दी से। A 10 gram bullet is shot from 5 kg gun with a velocity of 400 meter per second, ठीक है। What is the speed of the recoil of the gun, मतलब what is recoil velocity VG, 0.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.8 मीटर पर सेकंड। सभी तो समझ में आ रहा होगा। तो जो VG का वैल्यू हो जाएगा ना, वो होगा 10 into 10⁻³ इंटू कितना है 400 डिवाइड बाई मास ऑफ द गन 5 है, तो 2 हो गया। कितना आ गया तब 0 पॉइंट कितना आया था 8 सर -0.8। -0.8, हाँ तो -0.8 आएगा, ठीक है। कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन देते हैं इसको तुम। अच्छा ये वाला बनाओ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज गुड, इसको बनाओ। चलो इसको बनाओ, टाइम देते थोड़ा सा 2 मिनट। देखो, अ हंटर हैज अ मशीन गन। मशीन गन बहुत हेवी होता है, ठीक है ना। मशीन गन that can fire 50 gram bullet with a velocity of 150 मीटर पर 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब एक मशीन गन है, हंटर के पास एक मशीन गन है जो कि फायर करता है 50 ग्राम बुलेट को, ठीक है, जो फायर करता है 50 ग्राम बुलेट को 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। उसके बाद 60 kg टाइगर springs at him, है ना। हंटर की तरफ देख रहा है 60 kg एक टाइगर with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हाउ मेनी बुलेट मस्ट द हंटर फायर पर सेकेंड। टाइगर को स्टॉप करने के लिए, टाइगर को मार नहीं रहा है ना, टाइगर को मारना नहीं चाहिए, बट दे दिया किताब में ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी बुलेट
must the hunter fire per second में कितना बुलेट फायर करेगा इनटू द टाइगर पे in order to stop him in his track। चलो इसको बनाओ, ठीक है, इसको बनाओ सभी लोग। और एक क्वेश्चन देंगे बढ़िया से, इसको बनाओ पहले। बोलो। Hunter is a machine gun that can fire 50-gram bullet, ठीक है, with a velocity of 150 meter per second. A 60 kg tiger springs at him with a velocity of 10 meter per second. How many bullet must the hunter fire per second into the tiger 80? in order to stop him? कितना? 80? 80। वेरी गुड 80 आएगा, ठीक। कौन कौन बना लिए हैं, नाम बताओ। सर लक्ष्य। वेरी गुड। और बाकी लोग? ये नहीं बना है, स्वयं नहीं बना तुम्हारा? n = 80 आंसर आएगा, ठीक है। कैसे बनाया बोलो। सर फाइनल मोमेंटम को 0 मान लिया है। फाइनल मोमेंटम को 0 मान लिए हो? यस सर, फाइनल। क्यों? सर क्योंकि टाइगर और बुलेट दोनों स्टॉप हो जाएगा ना। टाइगर और बुलेट दोनों स्टॉप हो जाएगा, ऐसा भी तो मान सकते हो। मोमेंटम ऑफ टाइगर जो होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट, हाँ बोल सकते हो फाइनल मोमेंटम, पर ऐसे बोल सकते हो तुम कि जो मोमेंटम ऑफ, है ना, मोमेंटम ऑफ n बुलेट रहेगा, n बुलेट का मोमेंटम ये इक्वल होना चाहिए किसका? मोमेंटम ऑफ टाइगर के बराबर, है ना। मोमेंटम ऑफ टाइगर के इक्वल होना चाहिए, दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा तभी तो स्टॉप हो पाएगा, है कि नहीं। तो मोमेंटम ऑफ n बुलेट कैसे निकालोगे? देखो, बुलेट का मास कितना दिया बताओ जल्दी से। n नंबर ऑफ मास कितना दिया बुलेट का? क्या था बुलेट का मास? हाँ 50 10 ग्राम। ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम 15 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम। अच्छा ठीक, तो लिख दो 50 ग्राम, है ना। 50 × 10⁻³ हो जाएगा। और वेलोसिटी बुलेट का कितना? 150 ना, मैंने दिया है 150, 150 हो जाएगा। देखो टाइगर का दिया 60 kg और टाइगर का स्पीड दिया 10 मीटर पर सेकेंड ना। टाइगर का दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से ये 0 0, ये एक 0 हट गया, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया n × 10⁻³ × 15
इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू लिख लो, n इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ बाई 15, कितना हो गया ये 6000 बाई 15 कितना आ जा रहा है 80 आ जा रहा है ना, ठीक है 6000 बाई 15, सर नहीं 400 आ रहा है, कहीं गलत हुआ क्या, कहाँ गलत हुआ, सर 15 into 5 भी है कहाँ पे, सर, n के आगे सर 550 into 10⁻³ आप केवल 10⁻³ लिखे हैं। अच्छा हाँ हाँ सॉरी 15, हाँ सही बोल रहे हो, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, 15 भी है, ठीक, तो तब तो आ जाएगा, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई 15 इंटू 10⁻³, वही तो आ जा रहा है, और तो कुछ नहीं है, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, डिनोमिनेटर में 15 into 5 होगा। 15 इंटू 5, अच्छा एक 5 भी है ना, अच्छा हाँ 5 छूट गया सॉरी, यहाँ पे 5 भी है, ठीक बोले हो, 5 भी है ना ये, ठीक, ठीक है तब तो आ जाएगा 400/5 मतलब 80, n इक्वल 80 आ जाएगा, ठीक है ये आंसर हो जाएगा, 5 यहाँ पे नहीं देखे थे, 5 भी एक होगा, ठीक, चलो एक और क्वेश्चन बनाओ, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को लिखो, 2 ब्लॉक ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg, लिखो फटाफट, 2 ब्लॉक ऑफ मास ऑफ masses, ठीक है 4 kg and 6 kg are moving ठीक, are moving in the same line, same direction मतलब with speed 2 meter per second and 7 meter per second respectively. They stick together after collision. Collision के बाद स्टिक हो जाता है दोनों आपस में, ठीक है चिपक जाता है, they stick together after collision, ठीक सभी लोग बनाओगे, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी कितना होगा, ठीक फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, if they are moving they मतलब बॉडी, if they are moving they are moving कर देना, ठीक है they are moving, पहला में दिया in the same direction, पहला पार्ट in the same direction, सेकेंड पार्ट में दिया है in the opposite direction, ठीक है in the opposite, बनाओ डायरेक्शन, बनाओ इसको, समझ गया ना, दो ब्लॉक मूव कर रहा है तो दोनों चिपक जा रहा है, एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी फॉर बोथ द केसेस,
सर आंसर आ गया कितना है बोलो? सर। ए का 5 मीटर पर सेकेंड एंड बी का 17 मीटर पर सेकेंड। कितना? 17 मीटर पर सेकेंड। बी का गलत आंसर, ए का सही आया है। बी का गलत आ गया, ए बिल्कुल सही है। सर बी का 17 मीटर पर सेकेंड। हाँ 70 मीटर पर नहीं होगा। और कोई बनाए हैं? बोलिए। बाकी लोग? Yes, sir, नहीं first बन बना रहा है। है, नहीं बन रहा है। सर फर्स्ट बन गया, सेकंड बना रहे हैं। सेकंड बना रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ चल गया? स्वयं चला गया क्या क्लास छोड़ के? नेटवर्क नहीं उसका। कोई क्वेश्चन भेजा था। सर 3.4 मीटर पर सेकेंड। हाँ 3.4 मीटर पर सेकंड राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक, देखो तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन में हो जाएगा दो ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। फर्स्ट केस में तो दो ब्लॉक इस तरह मूव कर रहा है, दोनों एक ही लाइन पे है, यानी कि ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। एक का मास हम लोग m1 मान लिए, एक का मास हम लोग m2 मान लिए। तो आफ्टर कोलिजन के बाद ये ऐसे स्टिक कर जा रहा है आपस में, और एक कॉमन वेलोसिटी के साथ ऐसे स्टिक कर जा रहा है, ठीक है, मतलब स्टिक टुगेदर, इस तरह स्टिक हो गया, और कॉमन वेलोसिटी के साथ ये ऐसे स्टिक कर गया, और ये कॉमन वेलोसिटी के साथ सपोज स्टिक मान लो कर गया, और एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है, मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी v। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, तो क्या हो जाएगा? m1 u1, u1 से जा रहा था, u2 से जा रहा था ना, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2, तो m1 प्लस m2, और v को कॉमन ले लिए, तो लोग v निकालना है कॉमन वेलोसिटी, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे सभी का, m2 u1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो v हो जाएगा, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा? m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बोलो बोलो, m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सर 4 kg, 4 kg। u कितना दिया हुआ? u1 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना दिया हुआ है? 6, 6, और u2 7, 7। अच्छा, तो ये 10 हो गया ना, तो कितना आ गया? 8 और 42 बाई 10, यानी कि 5। सिमिलरली हम लोग जब नेक्स्ट केस में देख रहे हैं, केस नंबर 2 में, उसमें दोनों ऑपोजिट जा रहा है, तो अगर u1 का ऐसे लेंगे हम लोग u1, तो u2 जो है वो इस तरह आएगा, u2 हो जाएगा, ठीक है, u1 u2। तो ये m1 है और ये m2 है, इसका कॉमन वेलोसिटी क्या होगा? इस तरह स्टिक कर गया, कॉमन वेलोसिटी सपोज ये v के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखना पड़ेगा, फिर बस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 u1 माइनस m2 u2, किसी को नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है। तो 42 माइनस 8 करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा? 34 आ जाएगा ना। समझ में आ रहा ना क्या बोले? 34/10 यानी कि कितना आएगा? 3.4 मीटर पर सेकेंड। m1 u1 माइनस m2 u2 करोगे, या फिर m1 u1 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 करोगे, तो 34/10 आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड आएगा 3.4 का, ठीक है। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा ना? बोलो जल्दी से। आ गया दोनों पार्ट समझ में? नहीं आ रहा है?
क्या मयंक? आ गया सर। आ गया, लक्ष्य समझ में आ गया ना? यस सर, हम तो बना भी लिए थे। तो बना लिया था, वेरी गुड, ठीक है चलो। तो अभी हम लोग यहाँ तक ये सब देख लिए हैं। अच्छा, फिर क्या क्या बताया, रॉकेट प्रपोर्शन बता देते हैं, ठीक है। वो भी मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ट है, ठीक है ना, रॉकेट प्रपोर्शन। तो देखो रॉकेट प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे हम लोग जब शुरुआत में रॉकेट को जैसे रॉकेट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं शुरुआत में, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे हम लोग रॉकेट को लॉन्च करेंगे जब, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉकेट रेस्ट पे है, यानी मास ऑफ द फ्यूल प्लस मास ऑफ द रॉकेट जो होगा पूरे सिस्टम का मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनली जब रॉकेट को हम लोग लॉन्च करेंगे, तो लॉन्च करने में क्या होता है, फ्यूल बर्न करता है, फ्यूल बर्न करता रहता है, जब तक कंप्लीट जब बर्न कर जाएगा तो कंपार्टमेंट डिटैच हो जाता है रॉकेट से, और रॉकेट बहुत लाइटर हो जाता है और उसका एक्सेलेरेशन भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोले? तो किस प्रिंसिपल बेस्ड है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है बेसिकली, मोमेंटम कंजर्वेशन पे। तो रॉकेट इजेक्ट करेगा कुछ गैस को हाई प्रेशर पे थ्रू नोजल, ठीक है, उसके लोअर एंड पे, और वो एस्केप करता है, क्या एस्केप करता है, गैस एस्केप करता है, ठीक है, और एक रिएक्शनल फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो इसलिए रॉकेट को एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। अब गैस क्या हो जाएगा, गैस प्रोड्यूस होगा कब, जब बर्न करेगा रॉकेट, जब रॉकेट बर्न करेगा तो उस पर गैस प्रोड्यूस होगा, समझ में आ रहा ना, रॉकेट जब बर्न करेगा तो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, रॉकेट जब लॉन्च होना, मतलब रॉकेट जब मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो कुछ देर के बाद जाके पूरा गैस बर्न कर जाएगा, पूरा कंप्लीटली फ्यूल बर्न कर जाएगा। उस टाइम में कंपार्टमेंट डिटैच हो जाता है फ्रॉम द रॉकेट, और रॉकेट बहुत लाइटर हो जाता है, और इस पर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फ्यूल भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉकेट प्रोपोर्पेंट बोला जाता है, ठीक है। तो रॉकेट प्रपोल्शन जो होता है वो एक्चुअली बहुत मतलब बर्न रैपिडली बर्न करता है, उसके अंदर जो भी फ्यूल है और वेट ऑफ द रेसिड्यू जो होता है वो बस बचता है हम लोग के पास, बहुत लाइट है, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल हो गया इसी का, क्या बोलते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ का, या फिर लोग बोलते हैं मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का, ठीक है। ये मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का एग्जांपल हो गया। तो इसका डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं, इसका एक डायग्राम बना दे रहे हैं, देखो बारिश भी आ गया, लाइट में चला जाए, देखो इसका एक डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, इस तरह मान लो एक रॉकेट रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का रफली एक डायग्राम बना रहे हैं, ठीक, और ये एक वेलोसिटी इसका रहेगा v, इसका कुछ मास रहेगा, ये बर्न कर रहा है फ्यूल ऐसे। तो बेसिकली क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, ये टाइम t पे है, एट टाइम t, अब कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, रॉकेट का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मतलब रॉकेट तो हवा में मतलब ऊपर ट्रेवल कर रहा है ना, लेकिन इसका मास घटता रहेगा, ये मास वेरिएबल मास है, m था तो इसमें कुछ मास घट जाएगा, dm मास घट जाएगा, dm मास बर्न कर गया, और रॉकेट का वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी कितना हो गया, v प्लस dv, ठीक है ना। तो रॉकेट किस टाइम पे, ये किसी टाइम t प्लस डेल्टा t पे, समझ में आ गया ना, किसी टाइम t प्लस डेल्टा t पे, तो इसी को हम लोग रॉकेट प्रपोर्शन बोल रहे हैं। तो देखो एक्चुअली रॉकेट प्रपोर्शन पे क्या होता है, वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मास जो है पूरा सिस्टम का बर्न कर रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो। सर इसके लिए फॉर्मूला सुने थे कि m इज इक्वल टू m नॉट बाय रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। हाँ हाँ तो सर वो यहाँ Why? यूज होता है? होता है, वो फॉर्मूला ही आएगा उसको डिराइव करने से, ठीक है, फॉर्मूला आता है उसका ऐसा।
डेरिवेशंस का ऐसे, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते नहीं है अभी, तो सिलेबस से भी हट गए 11 में भी, बट ठीक है हम बता देंगे। एक फॉर्मूला यूज होता है उसको डिराइव करते हैं हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम के लिए, ठीक है ना, बता देंगे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये पूरा एक सिस्टम दिख रहा है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, मास m है। अब कुछ देर के बाद क्या हो रहा है, फ्यूल बर्न करते जा रहा है, तो जैसे जैसे फ्यूल बर्न करेगा तो उस तरह उतना उतना डीएम मास इससे एलिमिनेट होता रहेगा, यानी कि मास जो है वो वेरी कर रहा है और सिस्टम का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे ना कि एक फाइनल किसी हेलो आवाज आ रहा है क्या सभी को? हेलो, यस सर। नेटवर्क चला गया था, लाइट भी नहीं है एक्चुअली, इसीलिए शायद, और चार्ज भी नहीं था तो बंद हो गया था वाईफाई। ठीक है चलो हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, जल्दी छोड़ देंगे थोड़ा, हाँ अभी
फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें भी चार्ज अब खत्म हो गया, 4% दिख रहा है हमको, तो शायद 5-10 मिनट में ये भी बंद हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं इतना मौसम खराब है ना, बार बार लाइट चला जा रहा है, तो चार्ज ही नहीं हो पाया था ठीक से। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। तो रॉकेट प्रपोल्शन का प्रिंसिपल क्या है, सुनो भाई, हम बता रहे थे अभी। प्रिंसिपल ये है कि इस जो फॉर्मूला आता है इसमें v इक्वल टू यू लॉग एम नॉट बाई एम नॉट माइनस आर टी, ये डेरिवेशन लोग करते हैं, जिसमें कि रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट लगता है। तो अभी उतना हम लोग आगे तक नहीं पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह तक, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जानते नहीं उतना, ठीक है। बस हम लोग इतना इसको बता सकते हैं कि रॉकेट प्रपोल्शन में क्या होता है, फ्यूल जब बर्न करेगा तो वो एक फ्यूल जब बर्न करता रहता है और गैस प्रोड्यूस करता है हाई टेम्परेचर्स पे, यही गैस इजेक्ट होता है रॉकेट से, रॉकेट के नोजल से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बैक साइड ऑफ द रॉकेट। और जो इजेक्टिंग गैस जो होगा वो एक फॉरवर्ड फोर्स यहाँ पे रॉकेट को प्रोड्यूस करेगा, जो कि रॉकेट को एक्सीलरेट कर देगा। तो मान लो रॉकेट में एक फ्यूल है, रॉकेट का कुछ फ्यूल है, ठीक है, जिसका मास एम नॉट था, टाइम इक्वल टू 0 पे। क्या बोले, मान लो रॉकेट में जो फ्यूल है उसका मास एम नॉट था, कब, टाइम इक्वल टू 0 पे। ये किस टाइम पे, एट टाइम इक्वल टू 0 पे, ठीक है। ये मान लो कि सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, ओके ओके, सॉरी सॉरी। नहीं, सब तो ऑनलाइन दिक्कत है, लाइट इतना जा रहा है ना यहाँ पे, सुबह 3-4 दिन से मौसम थोड़ा खराब है, और थोड़ा सा भी मौसम खराब होता है तो लाइट काट देते हैं। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे रॉकेट का जो फ्यूल है ना, उसका मास को हम लोग एम नॉट मान लेते हैं। अब मान लो कि इस पे गैस इजेक्ट हो किसी कांस्टेंट रेट से, तो रेट को यहाँ पे कैसे शो कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट रेट से गैस प्रोड्यूस इजेक्ट हो रहा है, तो आर इक्वल टू लिखते हैं माइनस डी एम बाई डी टी, ठीक है ना। डी एम बाई डी टी क्योंकि रेट ऑफ मास, टाइम के साथ मास घट रहा है, इसलिए डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट स्पीड से मान लो कि गैस जो वो बाहर निकल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद अगर तुम देखोगे तो इसमें कितना मास बच जाएगा, कुछ टाइम के बाद रॉकेट के पास मास बच जाएगा एम नॉट माइनस आर टी, क्योंकि आर रेट है और टी टाइम है, तो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ मास डीएम बाई डी टी, इसको टी से मल्टीप्लाई तो मास ही मिलेगा। तो इतना मास बच जाएगा कब, किसी एक टाइम टी पे, मान लो इतना मास बच जा रहा है रॉकेट के पास। अगर वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट टाइम टी पे वी है, तो लीनियर मोमेंटम रॉकेट का क्या होगा, एम वी। तो उस टाइम लीनियर मोमेंटम अगर रॉकेट का लिखना है हम लोग को, तो पी का वैल्यू कितना आएगा, एम वी आ जाएगा, विच इज नथिंग बट एम नॉट माइनस आर टी इंटू वी। यही तो होगा मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, लीनियर मोमेंटम ऑफ रॉकेट कब, किसी टाइम टी पे, ठीक है, किसी टाइम टी पे हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इतना। अब मान लो किसी टाइम इंटरवल टी पे मास हम लोग फिर m इक्वल टू आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो ये एक मोमेंटम है किसी भी टाइम पे, तो किसी नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, हम लोग का मोमेंटम मिल जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि दोनों टाइम के लिए मोमेंटम कंजर्व होगा। हम लोग देखेंगे क्या कि मोमेंटम जो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा, है ना। लिनियर मोमेंटम क्या होगा रॉकेट का, टाइम पे कंजर्व होगा, ये टी टाइम पे है, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे। मान लो सिमिलरली हम लोग अगर मोमेंटम निकालेंगे, अगर हम लोग को मोमेंटम निकालना है एट, इसका डेरिवेशन 9 क्लास में कभी नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ना है, इवन कंपटीशन में भी नहीं आएगा 9 में, ठीक है, 9 का कोई भी कंपटीशन में। 11-12 में भी अब हटा दिया है, लेकिन ठीक है हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज के लिए। तो टी टाइम पे जो मोमेंटम आएगा एम प्लस सॉरी टी प्लस डेल्टा टी पे, वो मोमेंटम हो जाएगा, मान लो मास उस समय हो गया एम माइनस डेल्टा एम, ठीक है। वेलोसिटी उस समय का बढ़ जाएगा, v प्लस डेल्टा v हो जाएगा, और उस समय का मोमेंटम हम लोग इतना लिख दिए, ठीक है। प्लस क्या होगा, डेल्टा एम इंटू वी माइनस यू, एक रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से आता है। तो इतना नहीं बता रहे, इसको कंजर्व करके लिखोगे ना तो एक फॉर्मूला आता है लॉग का टर्म में, तो उतना नहीं बताएंगे, अभी तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है, उतना नहीं बताएंगे। बस इतना बस जान के रखो कि रॉकेट प्रपोर्शन इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन पे, हमेशा इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, इसको याद रखना। बोलो, इस पे कुछ पूछना है और यहाँ पे, यस सर। बोलो। सर ये रेट है वो माइनस डीएम बाई डी टी कैसे आया? माइनस डीएम बाई डी मतलब मास कम हो रहा है टाइम के साथ, नेगेटिव साइन दे रहे हैं, ये वेरिएबल मास है ना, ये क्या हो रहा है, वेरिएबल मास है, मतलब मास टाइम के साथ कम हो रहा है। मान लो कि एक ट्रक है, उसमें बहुत सारा बालू भरा हुआ है ना, और ट्रक पे होल है,
तो क्या होगा, जब ट्रक स्टार्ट होगा तो बालू उससे गिरता रहेगा। तो पहले ट्रक प्लस जो बालू है उसका मास कुछ ज्यादा था, अब धीरे धीरे उससे बालू खत्म होते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मास घटते जा रहा है, तो वेरिएबल मास हो जाएगा। टाइम के साथ मास घट रहा है इसलिए नेगेटिव साइन। इससे रॉकेट में भी फ्यूल बर्न करते जाएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, मास जो है कम होता रहेगा। इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ मास दिए हम लोग, मतलब टाइम के साथ घटते जा रहा है। रेट मतलब क्या, कोई भी क्वांटिटी जब टाइम के साथ हम लोग लेते हैं उसको रेट बोलते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हेन डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स रेट। तो इस कंडीशन में मोमेंटम कंजर्व आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला बस फाइनल लिख देते हैं। कभी तुम लोग को कुछ आइडिया अगर मतलब नॉलेज के लिए कभी जरूरत पड़ेगा तो इसको समझ सकते हो। तो जो वेलोसिटी जो आता है इसमें, मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट, एक्सेलरेशन इंक्रीज करते रहेगा रॉकेट में। टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो रॉकेट स्टार्ट हुआ था, तो अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में टाइम t पे, तो इस तरह का एक रिलेशन आएगा, v इक्वल टू u log, ठीक है, m नॉट मतलब इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, m नॉट माइनस rt जहाँ पे रेट ऑफ द मास है। तो ये वाला आएगा किसी भी टाइम का वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो इसको नहीं जानना है, ठीक है, वेलोसिटी एट एनी टाइम इसको नहीं जानना है, थोड़ा हाई लेवल का हो गया और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसको अभी हम इतना नहीं डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9 पे तो बिल्कुल नहीं है, 9 पे बस एग्जाम्पल लिखना है ये, सॉरी 9 पे 11 लिख दे रहे हैं, 9 पे सिर्फ इसका एग्जाम्पल लिखना है, और 11 में है थोड़ा बहुत, तो उसका भी यही तक हम लोग 11 में भी पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे आता है वही तो क्वेश्चन इसका। तो ये किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी आएगा। तो इतना याद रखना, रॉकेट प्रपोर्शन न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये काम करता है। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक बोलो किसी भी तरह का, बताओ जल्दी, डाउट है कुछ? फिर चला गया क्या साउंड, आ रहा ना आवाज? यस सर। बोलो लक्ष्य, कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर जब कंटेनर में वाटर रखा हुआ है और वाटर पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करे तो उसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है? क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर कोई बीकर है, बीकर में वाटर पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उस टाइम भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है? बिल्कुल, क्योंकि इंटरनल फोर्स 0 हो जा रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर वो सिर्फ रखा हुआ है तो उस पर इंटरनल फोर्स 0 हो जा रहा है। अब तुम बोलोगे ग्रेविटी तो लग रहा है सर मॉलिक्यूल पे, बिल्कुल लग रहा है, ग्रेविटी तो लग ही रहा है मॉलिक्यूल पे, लेकिन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल अगर कॉन्टैक्ट सरफेस पे रखा हो तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, उस ग्रेविटेशन को कोई ना कोई उपाय से ये कर रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है, और मॉलिक्यूल्स में अपना जितना भी फोर्स उसके बीच में वो सभी इंटरनल फोर्स से काम कर रहा है, तो इंटरनल फोर्स विल बी कैंसिल आउट, उससे कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए तो वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, वाटर एक जगह कांस्टेंट बस रखा हुआ है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? इंटरनल फोर्स जीरो मतलब बैलेंस हो जाता है, इसी कारण जो टेंशन ट्रिक में वर्क डन इज इक्वल टू 0 लेते हैं। यस बिल्कुल, टेंशन ट्रिक में वर्क डन इक्वल टू 0 इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पे नेट जो वर्क डन टेंशन फोर्स कर रहा है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि टेंशन, देखो जैसे टेंशन ट्रिक क्या समझाए थे, जैसे एक ब्लॉक यहाँ पे है, रुको हम बता देते थोड़ा सा। एक ब्लॉक अरे चल नहीं रहा फिर, अच्छा देखो एक ब्लॉक यहाँ पे था, है ना, इस पे कुछ टेंशन लग रहा है, और एक ब्लॉक यहाँ पे, इस पे भी टेंशन लग रहा है, ये इतना डिस्प्लेस किया, ये भी इतना डिस्प्लेस किया, तो दोनों का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसका डायरेक्शन पूरे का इधर आ रहा है, ऐसे नेट डायरेक्शन जो है एंगल देख के करते हैं 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो वर्क डन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आता है, नेट वर्क डन इसलिए 0 आ जाता है टेंशन ट्रिक में, क्योंकि जितना एक स्ट्रिंग ऊपर जाएगा उतना दूसरा स्ट्रिंग भी, दूसरे पार्ट का स्ट्रिंग भी तो उतना ही नीचे डिस्प्लेस करेगा, तो नेट वर्क डन इसलिए 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम छोड़ देते हैं आज, और अगला क्लास में हम लोग बस एक क्लास और लेंगे इस पे, फिर वर्क नहीं शुरू करेंगे। वर्क नहीं जी बहुत छोटा चैप्टर है, तीन क्लास में हो जाएगा बढ़िया से एकदम 11 तक का पूरा। स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, क्या क्या बोलो सर स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स? हाँ वही बोल रहे हैं, स्यूडो फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बाद वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वही बोलने वाले थे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है पढ़ाएंगे। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोई न्यूमेरिकल करवा देंगे जिस तरह जेई में आता है, जैसे टेंशन ट्रिक का किया उसी तरह।
स्प्रिंग फोर्स, और हम लोग शूडो फोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ये दोनों फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, और इसके अलावा बस एक क्लास और लगेगा। तो तुम लोग का काम ये है कि क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चन भेजे थे तो उनका हम सॉल्यूशन आज कर देंगे, ठीक है। तुम लोग अपने से बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो इस चैप्टर पे, जो भी किताब है, या फिर तुम लोग एनटीएससी का किताब लिए हो क्या, बोलो, एनटीएससी का सर लिए हो? इंटरनेट पे अवेलेबल होगा? हाँ होगा, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, पीडीएफ मिल जाएगा। सर लेकिन अगर ढूंढने थे किताब ले लोगे, एक अगर सर किताब ले लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि तुम लोग तो एसएसटी भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ्स बनाओगे, तो सभी के लिए तुम लोग के लिए बेनिफिट होगा अभी से, क्योंकि अगर एनटीएससी ले लेते हो ना तो अभी से उसको सर बनाते रहो मार्केट टाइम। में अवेलेबल नहीं है बुक? अमेजोन में मिल जाएगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, ठीक है, अमेजोन में तो मिल ही जाएगा। एनटीएससी टाइप करना, ले लेना आराम से, हड़बड़ाना नहीं, अभी मत लेना, मतलब जब भी सर एससी तुमको वर्मा लगे। की सॉल्व करेंगे कोई प्रॉब्लम है? एससी वर्मा और रश्मि खालिडे? बिल्कुल कर सकते हैं, रश्मि खालिडे भी कर सकते हैं, एससी वर्मा भी कर सकते हैं। रश्मि खालिडे थोड़ा थियोरेटिकल बुक है, तो उसमें थोड़ा लेंथी टाइप का होगा, टाइम लगेगा। एससी वर्मा कर सकते हो, ठीक है। एससी वर्मा है तुम लोग के पास वॉल्यूम 1? ये सर उसका पीडीएफ है पूरा। तो उसका पीडीएफ है ना, ठीक है, तो उसको तुम उससे करना सॉल्व। इस चैप्टर में हम तुमको पेज नंबर को ग्रुप में लिख देंगे, ठीक। आज हम ग्रुप में पेज नंबर लिख देंगे और कुछ क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। उसी का क्वेश्चन हम कुछ कराए थे पहले क्लास में तुम लोग को, जैसे टेंशन का क्वेश्चन उसी से करवाए थे, 3-4 का जो क्वेश्चन था ना, एससी वर्मा का ही था। एक्सक्यूज तो मी उससे सर। बोलो। सर मूवेबल पुली में एक फॉर्मूला था कि मतलब एपी इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। हम्म सर इसके यूज करके कोई प्रॉब्लम बनता है? मूवेबल पुली के कैसे बनेगा? सर जैसे कि सर एक मूवेबल पुली है, उसके दोनों तरफ रोप जा रहा है, रोप से मतलब वो जो टेंशन है, मतलब टेंशन फोर्स में जो एक्सेलरेशन हो रहा है दोनों साइड, वो दोनों का एवरेज मूवेबल का मतलब उसका एक्सेलरेशन होता है। हाँ होता है, बनेगा वैसे, ठीक है। तो सब क्वेश्चन करना है, उसका क्वेश्चन बता देंगे मूवेबल पुली वाला। तो जो भी पूछना है इसमें पूछना, उसमें कुछ कुछ चीज बताते रहेंगे एक्स्ट्रा, और कुछ मास वाला पुली का भी बताएंगे। इसमें अब तो मासलेस पुली का हम लोग सवाल सॉल्व किए ज्यादातर, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें मास हो, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग पहले शूडो फोर्स पढ़ लेंगे और स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेंगे, और एक दो क्वेश्चन मास, टाइम बचेगा तो एक दो क्वेश्चन कुछ मूवेबल पुलीज और मास वाला जो पुली होता है उसका कुछ कर लेंगे। और एससी वर्मा से बना सकते हो, या फिर कोई 9 क्लास का अगर कोई किताब है एडवांस लेवल का बुक या साइड बुक जो भी हो, उससे बना सकते हो। तो पूरा इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बनाओ फोर्स का। एससी वर्मा पूरा मत बनाना, पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारा मैथमेटिकल टर्म तुमको नहीं आता है अभी, जैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन का बहुत सारा टफ इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जरूर बनाओगे, हम बता देंगे क्वेश्चन नंबर, उसको बनाओगे। इसके अलावा रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह कॉन्सेप्ट तो नहीं जानते हो अभी, तो उसका भी क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है। तो ठीक है, फोर्थ चैप्टर में जितना बन पाएगा, शायद बन जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा जितना जानते हो। मोमेंटम इंपल्स थ्योरम से बहुत क्वेश्चन है, तो बन जाएगा, ठीक है। इसका पेज नंबर हम बता देंगे आज, उसका पीडीएफ अगर होगा तो उससे सॉल्व कर लेना। किस चैप्टर में होता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन तो 9 में तुम लोग ऐसे नहीं पढ़ना है, बट फ्रिक्शन एससी में दिया हुआ है। 9 क्लास के सिलेबस में फ्रिक्शन नहीं है उतना, मतलब उतना क्या है ही नहीं, फ्रिक्शन भी होता है, एससी में दिया हुआ है। फ्रिक्शन भी पढ़ना है क्या, बोलो? ये सर पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ा देंगे। तो हम सोच रहे हैं कि पहले वर्क एनर्जी पार्ट पढ़ा दे, पहले हम सोच रहे हैं ना सिलेबस की चीज को पढ़ा दे जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा कि तुम लोग का स्कूल खुलते खुलते पूरा फिजिक्स हो जाएगा, सिलेबस का जितना है। कि सर सर भी वर्क बोले एनर्जी के बाद साउंड भी पढ़ाइएगा क्या? हाँ पढ़ाएंगे। तो सिलेबस का चीज जो उसको पहले पढ़ा देते हैं, है ना। देखो सर क्या बोले थे ना कि सिलेबस का पहले पढ़ा दीजिए, फिर जो एडवांस लेवल का फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि तब तक स्कूल भी शायद खुल जाएगा या नहीं भी खुलेगा, तब तक तुम्हारा पूरा 9 का फिजिक्स कंप्लीट रहेगा, एटलीस्ट क्लास 9th लेवल का पूरा A to Z। तो उसमें क्या क्या वर्क एनर्जी है, साउंड है, और कौन सा चैप्टर है, ग्रेविटेशन है ना। यस सर। तो वर्क एनर्जी, साउंड और ग्रेविटेशन 3 चैप्टर है, तो उसका पहले 9th लेवल का सोच रहे पढ़ा देते, ठीक है, एक्स्ट्रा भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडवांस लेवल का उसके बाद क्या कि 11th का जो बेसिक्स लेवल है वो सब पूरा बना सकोगे पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है हम लोग, और बोलो। सर C1 सर कंजर्वेशन ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वगैरह भी है, सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मैकेनिक्स में है। तो पहले हम सोच रहे कि 9 का टॉपिक को कवर कर ले,
क्लास 9 का इतना टॉपिक है ना, ठीक है, इसको कवर कर लेते पूरा A to Z। इससे क्या हो जाएगा, अपना सिलेबस कंप्लीट होगा 9 का। उसके बाद जो भी एडवांस लेवल का टॉपिक है, जैसे कि सेंटर ऑफ मास हो गया, उसके बाद रोटेशनल मोशन में हो गया, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, उसके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन सब चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तब तक हम लोग का 9 क्लास पूरा हो जाएगा। 9 क्लास में हम लोग को वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन बच जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा टर्म, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का पोर्शन है, जैसे कि रोटेशनल मोशन पूरा पढ़ाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के लिए, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाना पड़ेगा, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम पढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद बहुत सारा टॉपिक है, जैसे मान लो और कौन सा टॉपिक है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो सब फाउंडेशन में फिर अच्छे से करना पड़ेगा कवर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, अभी फिलहाल सूडो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेंगे, और एक दो सवाल कुछ मूवेबल पुली का, फिर ये मास वाला पुली का कर लेंगे, ठीक है, मास वाला स्ट्रिंग का, मतलब नॉन आइडियल स्ट्रिंग का। उसके बाद हम लोग फिर अगले क्लास में वर्क एनर्जी शुरू कर लेंगे। वर्क एनर्जी में कोशिश करेंगे कि पूरा 11th लेवल का कंप्लीट कर ले, ठीक है, क्योंकि छोटा चैप्टर है ऐसे भी। और फ्रिक्शन बाद में पढ़ाएंगे, फ्रिक्शन अभी मत पढ़ो, क्योंकि फ्रिक्शन फिर बाकी बच्चों को भी दिक्कत हो सकता है। तो वर्क एनर्जी के बाद फिर जो टॉपिक वाइज है सिलेबस, वही पढ़ा देंगे। सिलेबस हो जाएगा एक बार पूरा अच्छे से। कितना टाइम लगेगा, ग्रेविटेशन में 4 क्लास लगेगा, ठीक है, 9 से ज्यादा ही पढ़ाएंगे। ग्रेविटेशन में 4 क्लास लगेगा, और वर्क एनर्जी में 4 क्लास लगेगा, 8 क्लास। साउंड में थोड़ा ज्यादा लग सकता है, मतलब अगस्त सितंबर तक पूरा हो जाएगा सिलेबस। 9 क्लास का सारा टॉपिक सितंबर तक कवर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास पूरा साल भर का टाइम है, फरवरी मार्च तक। तब तक पूरा 11 का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब 11 वाला सब पढ़ लेंगे हम लोग, मतलब जितना भी बेसिक फाउंडेशन है वो सारा पढ़ लेंगे। और तब तक SC वर्मा का भी बनाते रहना है, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे उसका भी कुछ कुछ SCV से बनवा देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, नंबर, क्वेश्चन नंबर दे देंगे। फिर मान लो हम लोग ये पढ़ लेंगे, क्या नाम है, कौन सा टॉपिक है, वर्क एनर्जी, उसका भी कुछ SC वर्मा क्वेश्चन बोलेंगे करने। तब तक कुछ कुछ क्वेश्चन इससे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर वाइज टाइमली सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो, और कोई डाउट किसी को? तो कोई चार्ज बंद हो जा रहा है क्या, लक्ष्य बोलो, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। इसका PDF लेना सर से, PDF भेज देंगे अभी। और हम ग्रुप में आज SC और ना कुछ क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, तो जिनके पास किताब होगा वो बना सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं भी बनाना चलेगा, बट ट्राई करना बनाने का। PDF मिल जाएगा नेट में, और अगर तुम्हारे पास कोई अपना किताब है तो उसको भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुमको सही लगे, ठीक है। बट हाँ, सॉल्व करो, जहां से भी क्वेश्चन बनाओगे सॉल्व करो, सारा किताब अच्छा होता है। सर स्मार्ट रिवीजन का ऑनलाइन पोर्टल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना पुली का सवाल सर? बिल्कुल 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 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, जरूर कीजिए सॉल्व। जहां से भी क्वेश्चन मिलता है सॉल्व करो, और नहीं बनता है पूछो, नहीं बनता है पूछो, क्लास में बता देंगे, नहीं तो ग्रुप में लिख के बता देंगे। तब भी नहीं समझ में आएगा तो क्लास में ही पूछना, आधा घंटा उसको बता देंगे डेली सॉल्व करके, ठीक है। जहां से बनाना है बनाओ, और बनाते रहो, बस फिजिक्स में अच्छा करने के लिए क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। चलो हम लोग क्लास क्लोज करते हैं, 1% ही बैटरी है, बंद हो जाएगा, कोई लाइट भी नहीं है, इसको चार्ज में लगा देना पड़ेगा। तो अगले क्लास में फिर हम लोग, नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है ना, सूडो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, उस क्लास को करना सब लोग, ठीक है। चलो, ओके।